हेलो गाइस, वेलकम टू द सी हब एंड माय नेम इज सी दर्शन ओझा। तो जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और जैसा आपने पार्ट वन में पढ़ा वहाँ पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली थी। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले डीम्ड प्रोस्पेक्टस, यस। तो ये टॉपिक को मैं एक बार असाइड रखता हूँ और हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सर एग्जैक्ट अपने पास दो केस लो मैं आपको दे रहा हूँ। दैट इज फर्स्ट केस नंबर वन एंड सेकेंड वन इज केस नंबर टू। बराबर। सर इन केस नंबर वन क्या हो रहा है कि सपोज मेरे पास मेरा अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है किराने का, बराबर ना। ग्रोसरी स्टोर्स का अपना बिजनेस है जहाँ पे मैं किराने की गुड्स बेचता हूँ। अभी यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, अचानक से एक कस्टमर मेरे पास आता है और बोलता है कि भैया मेरे को है ना 10 kg क्या चाहिए, राइस क्या चाहिए मेरे को, और राइस बराबर, यस। वो मेरे को बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, बट 1 kg का कितना रुपया, 50 रुपया। कितना है? 50 रुपया पर केजी में आपको राइस दे सकता हूँ, ठीक है। बोला सर नो प्रॉब्लम, मेरे पास पैसा है। तो मैंने उसके पास से 500 रुपया ले लिया 10 kg राइस का, और मैंने उसको राइस 10 kg प्रोवाइड कर लिया, बराबर। तो सर ये क्या हो रहा है मालूम है? डायरेक्ट सेल हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट सेल। यानी मैं उसके पास से 500 रुपया ले लिया और उसको मैंने 10 kg राइस दे दिया, बराबर। तो अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी प्रोस्पेक्टस डायरेक्ट इशू करती है, बराबर ना, पब्लिक को कि आप आइए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आप पैसा दीजिए और हमारे शेयर्स आप ले लीजिए, बराबर ना। तो वही अपन ने पढ़ा है। कोई भी आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोल दो, आप उसको डीम प्रोस्पेक्टस बोल दो, या फिर सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोल दो, बराबर। सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी देना पड़ता है, जो अपन ने पार्ट वन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। और या फिर कोई भी नोटिस बोल दो, कोई भी सर्कुलर बोल दो, कोई भी एडवर्टीजमेंट जो पब्लिक से पैसा ले जाए, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा कनेक्शन बैठ रहा है, बराबर ना। ये पब्लिक है मेरे पास पब्लिक कौन सा है? ये वाला बंदा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पब्लिक है। और ये मैं कंपनी है, तो कंपनी डायरेक्टली उसको क्या बोल रही है कि तू इन्वेस्ट कर ले, मैं तेरे को शेयर्स दे दूंगा, ठीक है। नाउ कम फॉरवर्ड टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? मेरे पास बहुत सारा गुड्स है मेरी शॉप में, बराबर। मैंने क्या किया हुआ है? मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है। तो मेरे वहां से 1 किलोमीटर दूर वही बंदा मेरा एज एन एजेंट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज एन एजेंट काम कर रहा है। सुनना अभी। अभी एजेंट के उधर एक बंदा आता है। सीधी सी बात है, जब मैं एजेंट को गुड्स प्रोवाइड करूंगा तो उसके पास कभी पैसा नहीं लूंगा कि भाई ये 10 लाख का गुड्स लेके जा, मेरे को 10 लाख दे। क्योंकि एजेंट का काम क्या है? वो मेरा गुड्स बिकवा के देगा। मेरा गुड्स क्या करेगा? वो बिकवा के देगा, और जो भी पैसा आएगा रिस्पेक्टिव कमीशन काट के फिर पैसा मेरे को दे देता है, बराबर। तो यहाँ पे एक चीज आता है कि सर ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, मैंने मेरा पूरा गुड्स एजेंट के गोडाउन में डाल दिया है, तो वहां पे कभी भी मेरे को पैसा या गांधी जी नहीं मिलेंगे, बराबर, यस और नो। तो ये अपने को मालूम है, वहां पे कभी भी आपको गांधी जी मिलने वाले नहीं है, यस। नाउ सेकेंड केस। अभी एजेंट क्या करेगा? इसको गुड्स बेचेगा, बराबर ना। इसको क्या बेच देगा? गुड्स बेचेगा, बराबर। तो ये ट्रांजेक्शन समझाने के लिए क्यों बोला कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? ये बंदा इसको कोई ना कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है, कोई ना कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, बट ये इसको पैसा नहीं देगा, बराबर ना, यस और नो। और ये क्या कर रहा है सर? सीधा इसको गुड्स बेच रहा है, जो भी पैसा आएगा अपना कमीशन कट करके फिर वापस किसको दे देगा? ये कंपनी को प्रोवाइड कर लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको क्या बोलते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको केस वन और केस टू दोनों समझा? यस। अभी सुनना, हम लोग आते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। द वर्ड डीम्ड इटसेल्फ क्या बोलता है कि सर डीम्ड मीन्स ऐसा कोई चीज जो रियल में नहीं है, बट इट हैज बीन अज्यूम कि वो है, बराबर ना, यस। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आई एम डीम्ड मेंटल, बराबर ना, यस। मैं मेंटल हूं लेकिन डीम्ड मेंटल हूं, बराबर। मैं रियल में हम लोग क्या मेंटल नहीं है, बट इट हैज बीन अज्यूम दैट आई एम मेंटल, यस और नो। तो अगर कोई आपको बोलता है डीम्ड लेट आउट, यानी वो रियल में लेट आउट नहीं है, बट इट हैज बीन अज्यूम कि वो डीम्ड है। तो यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, बराबर। क्या लिखा हुआ? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इट मीन सर मे बी वो जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो या कोई दूसरा बंदा दे रहा है वो प्रोस्पेक्टस नहीं है, बट ड्यू टू कंपनीज एक्ट प्रोविजन इट हैज बीन अज्यूम दैट सच डॉक्यूमेंट, सच सर्कुलर्स, नोटिस इज प्रोस्पेक्टस, यस और नो। तो हम लोग वही पूरा पढ़ना है, और जैसे वो समझ गया फिर तो अपने को रजिस्ट्रार को देना है, क्या देना है वो अपने को आता है, बराबर ना, यस सुनना। यहाँ पे सुन, ये कंपनी है, क्या है ये? कंपनी, बराबर। अभी कंपनी क्या बोलता है कि यार अगर मैं सीधा पब्लिक के पास जाता हूं, किसके पास जाता हूं?
पब्लिक के पास जाता हूं यहां से यहाँ पे, और उनको बोलता हूं कि भाई मेरे कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, तो आई नीड टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। मेरे को क्या इश्यू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस, बराबर। क्योंकि आगे अपन ने पढ़ा है कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा मांग रही है तो उनको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं प्रोस्पेक्टस इश्यू करता हूं, दो लोग मेरे पास आके बोलेंगे भाई हम बोलेंगे वैसा आपको करना है, बराबर। एक तो कौन आके बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013, यानी आई नीड टू कंप्लाई विद कंपनीज एक्ट 2013। एक कौन होता है? सेबी। सेबी भी तो बोलेगा ना भाई कि भाई तू पब्लिक से पैसा मांग रहा है, तो मेरे को भी, मेरे अंदर जो भी रूल्स है वो तेरे को कंप्लाई करने पड़ेंगे। यानी एक चीज मेरे पास हेडेक बना हुआ है कि जब भी मैं पब्लिक से पैसा मांग रहा हूं, तो सर मेरे को क्या करना पड़ रहा है? दो कंडीशन सेटिस्फाइड, दो लॉ सेटिस्फाइड करने पड़ते हैं, दो लॉ को कंप्लाइड करना पड़ता है। कौन कौन सा? कंपनीज एक्ट और आपका सेबी। तो वो क्या बोलता है कि चलो एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं, सुनना। वो क्या बोल रहा है? चलिए फिर एक ऐसा काम करते हैं कि मैं ऐसा काम करूं कि यार प्रोस्पेक्टस भी मेरे को इशू ना करना पड़े और मेरे पास पैसा भी आ जाए। उसने क्या किया? एक बंदा है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि दो लोग थे जो अपने नाम से पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहे थे? रन कर रहे थे। क्या रन कर रहे थे? पार्टनरशिप फर्म, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि ये कौन सा है? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बराबर। तो ये दोनों पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे थे। मैंने उनको क्या बोला? देख यार, अगर मैं पब्लिक के पास जाऊंगा तो मेरे को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ऐसा कर, मेरे को 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, बराबर ना? कितने का? 50 करोड़ का। तो मेरे को पब्लिक से 50 करोड़ चाहिए। तो वो क्या करने लगा? ये इसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। यहाँ पे बोलते हैं अग्री टू कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीड, बराबर ना? या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। यस, कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तू ऐसा कर, मेरी कंपनी के सब शेयर्स क्या कर ले, या सब्सटेंशियल क्वांटिटी में शेयर्स परचेज कर ले। शेयर्स क्या कर ले? परचेज, बराबर। क्या कर ले? परचेज। क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये मैं पर्टिकुलर एक ही दो बंदों को दे रहा हूं। आगे हम और पढ़ेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं तो ये क्या बन रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बन रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिक एट लार्ज को इशू नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये दो लोगों को इशू कर रहा हूं जो कौन से काम कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म पे काम कर रहे हैं। यस। ये तो क्या बोलेंगे? सर जी देखो, आपने मेरे को ये दिया है, बट मैं तो आपको पैसा दे नहीं रहा ना। तो बोला पैसा नहीं देना, तू ऐसा करना, तू फिर किसको दे देना? पब्लिक को इशू। किसको? पब्लिक को बेचना, बराबर ना? यस और नो, कि मैं मेरे शेयर्स पब्लिक को बेच रहा हूं, ठीक है। यस। तो यहाँ पे क्या केस बन रहा है कि सर कंपनी कंपनी क्या कर रही है? एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने पूरे शेयर्स दे रही है। देने का रीजन क्या है? जिससे वो कंपनीज एक्ट से बच जाए और सेबी से बच जाए। क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन को प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कर रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जहां पे उसको कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? पब्लिक को पैसा, पब्लिक को शेयर्स बेच रहे हैं, बराबर ना? पब्लिक को शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। यस और नो? अभी सुनना, अभी मैं आपको थोड़ा सा डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लीगल कॉन्सेप्ट बताता हूं, जहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर रही है? कोई भी शेयर्स ट्रांसफर कर रही है। इन पर्सन को हम लोग मोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं? इन हाउस। क्या बोलते हैं? इन हाउस। क्या बोलते हैं? इन हाउस। इनको कोई भी शेयर्स ट्रांसफर किया है और वहां पे दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। पहला, शेयर्स या सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज should be transferred, should be transferred within 6 months from agreement या ऑफर फॉर सेल, बराबर। यानी जिस दिन इन लोगों ने वो अग्रीमेंट किया ना, जिस दिन इन लोगों ने क्या किया? वो एग्रीमेंट किया है, वहां से 6 महीने तक ये शेयर्स इनको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, बराबर ना? यस सुनो, सुनना भी। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है?
और अमाउंट had not been received from इन हाउस, बराबर ना, यस और नो। मैं नॉर्मल पहले केस में क्या बोला था कि सर अगर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि अगर मैं किसी को अगर राइस बेच रहा हूं तो मैं उसके पास से वही टाइम पे पैसा ले लूंगा, बराबर ना, यस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पे कंपनी ने उसको 50 करोड़ के शेयर्स तो दे दिए, बट ये भाई ने अभी तक कोई भी पैसा नहीं दिया है, कोई भी पैसा नहीं दिया है इन हाउस टिल पब्लिक ऑफर, बराबर ना, सुनना भी। तो इसने क्या किया सर, कंपनी ने 50 करोड़ के शेयर्स तो ट्रांसफर कर लिए, बट इसने कंपनी को अभी तक कोई भी अमाउंट दिया नहीं है। और ये भाई ने क्या कर लिया, वो शेयर्स किसको इशू कर लिए, पब्लिक को। किसको इशू कर लिए, पब्लिक को। तो ऑब्वियसली इसने यहाँ पे क्या किया रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया रहेगा। जब आप पब्लिक को कोई भी बेच रहे हो तो आपने डॉक्यूमेंट इशू किया रहेगा, यस और नो। तो इसने क्या किया, पब्लिक को शेयर्स इशू कर लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर एक तो कंपनी ने आपको 50 करोड़ के शेयर्स दिए, आपने कंपनी को पैसा नहीं दिया, और कंपनी ने एग्रीमेंट के 6 महीने के अंदर शेयर्स ट्रांसफर कर लिए, बराबर, यस और नो। और आपने वो कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू किसको भेज दिया, पब्लिक को। किसको भेज दिया आपने, पब्लिक को शेयर्स ट्रांसफर कर लिया है। तो इन केस अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, इन केस जो आपका डॉक्यूमेंट है, कौन सा वाला, ये जो डॉक्यूमेंट आपने इशू किया है, ये कंपनी का, ये वाली कंपनी का क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या माना जाएगा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। यानी हम यही समझेंगे कि कंपनी ने आपके थ्रू पब्लिक को शेयर्स इशू किया, बराबर ना, यस सुनो, सुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी ने किसको, इन हाउस को शेयर्स दिए थे। इन हाउस को शेयर्स कभी ट्रांसफर होना चाहिए, विद इन 6 मंथ, जब आपका एग्रीमेंट बना या जब आपने ऑफर फॉर सेल किया उसके 6 महीने के अंदर इन हाउस को आप शेयर्स ट्रांसफर कर दे रहे हो। और इन हाउस से आपको कोई भी पैसा नहीं मिला है टिल इन हाउस ने क्या किया है, पब्लिक ऑफर किया, बराबर ना, यस और नो। सीधी सी बात है, पब्लिक ऑफर के बाद में पैसा आएगा तो वो पैसा हम किसको देंगे, कंपनी को दे देंगे। तो अगर इन दैट केस क्या हो जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट ये इन हाउस वाला किसको दे रहा है, पब्लिक को। किसको दे रहा है, पब्लिक को। तो वो डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, ये कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या बोल देंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, यस और नो। समझा यहाँ तक। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि सर कंपनी किसको दिया, इन हाउस को दिया, और इन हाउस ने क्या किया, पब्लिक को इशू किया। तो यहाँ पे दो केस होना चाहिए, या तो 6 महीने के अंदर आपने वो शेयर्स दे दिए और सामने से इन हाउस से अपने को कोई भी अमाउंट नहीं मिला है टिल इन हाउस ने किसको दिया है, पब्लिक को डॉक्यूमेंट इशू किया, बराबर ना, यस और नो। तो अगर ये केस है तो आपने जो भी इन हाउस वाले ने डॉक्यूमेंट इशू किया रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या बोल देंगे हम लोग, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, यस और नो। सुनना यहाँ पे सॉरी, आगे बढ़ते हैं। कंपनी कंपनी अलॉट और अग्री टू अलॉट, सुनना मैं इसके साथ में समझाता हूं। कंपनी कंपनी अलॉट और अग्री टू अलॉट, बराबर ना, यहाँ पे क्या लिखा, अग्री टू अलॉट any securities with a view to all or any of those securities being offered for sale to public, बराबर ना, यस और नो। तो यहाँ पे कंपनी का इंटेंशन पार्टनरशिप फॉर्म को ट्रांसफर करने का क्या था कि भाई ऐसा कर, तू है ना क्या करना, पब्लिक को इशू करना, तू क्या करना, पब्लिक को इशू करना, यस और नो। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इज मेड, बराबर ना। वो क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी वो डॉक्यूमेंट से कोई ऑफर किया है, तो अपने पास डॉक्यूमेंट कौन सा था, ये वाला है ना। आपने ये डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक से पैसा मांगा है, पब्लिक से पैसा मांगा, यस और नो। भाई भले ही कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट किसने इशू किया, पार्टनरशिप फर्म ने, तो भी उनके लिए क्या बोला है, शैल बी डीम टू बी द प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय द कंपनी, बराबर ना। तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, वो हम लोग यही समझेंगे कि आपने इशू किया, यस और नो, बराबर। सीधी सी बात है, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास में एक और लड़का बैठा है जो मेरा अच्छा दोस्त है, और उसके पास में एक और लड़का बैठा है, मेरे को वो तीसरे लड़के को क्या मानना, चमाट मारना, बराबर ना। तो सीधी बात है, या तो मैं खुद मान लू उसको, तो दैट इज डायरेक्ट प्रोस्पेक्टस, बराबर ना। या फिर मैं इसको बोलूंगा भाई ऐसा करना तो उसको मार, बराबर ना। अभी ये मारेगा तो अल्टीमेटली सर किसके गुना, किसका है, मेरा ही है, बराबर ना। तो वो यही केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मेरे को पब्लिक को शेयर इशू करना है तो मैंने पब्लिक को शेयर डायरेक्ट इशू कर सकता, तो वो तो सीधा प्रोस्पेक्टस ही बन गया। तो मेरे को कंपनी अकाउंट और सेबी दोनों फॉलो करना पड़ेगा।
बट मैं सोचा कि यार पब्लिक को बेटर क्या एक बंदे को इश्यू करता हूँ वो सबको दे देगा बराबर ना, यस और नो। तो अल्टीमेटली जो बंदा सबको बांटने वाला है तो उसने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस मेरा बन जाएगा, यस और नो। सुनना आप यहाँ पे प्रिजम्पशन एज टू डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या प्रिजम्पशन है बराबर ना, यानी वो अज्यूम करके ही आपको चलना। सुनना, any allotment or agreement to allot securities to public will be considered deemed prospectus if it is shown offer for sale to public was made within 6 months of allotment or agreement to allot, बराबर, yes or no। तो आपने क्या किया, यहाँ से 6 मंथ के अंदर ये अलॉटमेंट का काम पूरा कर लिया, मैंने इसको दे दिया, इसने पब्लिक को इशू कर लिया। क्योंकि कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है तो कंपनी जितना जल्दी होगा उतना क्या करेगा, उसको बोल देगा पार्टनरशिप फर्म को कि तू क्या कर, शेयर्स अलॉट कर ले, यस और नो। एंड क्या बोला, होल कंसिडरेशन हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय कंपनी व्हेन ऑफर टू पब्लिक वाज मेड, बराबर ना। और ये पूरा 50 करोड़ का शेयर्स का पैसा जब तक मैंने पब्लिक को ऑफर किया, जब तक पार्टनरशिप फर्म ने पब्लिक को ऑफर किया तब तक मिलना नहीं चाहिए, बराबर ना। यानी ये पार्टनरशिप फर्म इसको 50 करोड़ का पेमेंट टिल पब्लिक ऑफर नहीं करना चाहिए, बराबर। अगर कर दिया तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सेल, क्या हो जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, यस और नो। सुनना अभी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सर डीम्ड प्रोस्पेक्टस के क्या क्या इफेक्ट है। ऑल रूल्स और एक्ट एज कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल अप्लाई। मालूम है अपने कंटेंट कहाँ पे पढ़ा था, सेक्शन 26 में। तो जो सेक्शन 26 में कंटेंट है वो सेम डीम्ड प्रोस्पेक्टस वालों को फॉलो करना पड़ेगा। ऑल रूल्स और एक्ट एज टू लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस शैल अप्लाई, बराबर ना, यस और नो। यानी जो आप प्रोस्पेक्टस के लिए मिस स्टेटमेंट होते हैं वो सेम चीज डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। Person who offers shares to public is made वन named in the prospectus as director of the company, बराबर, yes or no। तो वो क्या बोल रहा है कि सुनना भी, यहाँ पे जो भी लोग है बराबर ना, यस और नो, इनको ये कंपनी का क्या माना जाएगा, डीम्ड डायरेक्टर। यानी दोनों लोग ये कंपनी क्या बन जाएंगे, डीम्ड डायरेक्टर। क्या बन जाएंगे, डीम्ड डायरेक्टर। क्योंकि सीधी सी बात है, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस किसने दिया है, सर ये दोनों लोगों ने। तो ये दोनों लोग क्या माने जाएंगे, डीम्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और जो भी मिस स्टेटमेंट के प्रोविजन रहेंगे वो इनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, समझाइए। अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल होता तो भी ये क्या माना जाता है, डीम्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बराबर, यस और नो। क्योंकि सीधी बात है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया है, प्रोस्पेक्टस किसने इशू किया है, पार्टनरशिप फर्म ने। तो जो भी उनके पार्टनर रहेंगे वो क्या बन जाएंगे, वहां पे डीम्ड डायरेक्टर। क्या बन जाएंगे, डीम्ड डायरेक्टर। सुनना आगे, कंटेन ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सर जो सेक्शन 26 में कंटेन है वो सेम यहाँ पे रहेंगे, बराबर ना। नेट कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, कितना पैसा आपको प्रोस्पेक्टस से आने वाला है। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अंडर सिक्योरिटीज हैव बीन अलॉटेड और टू बी अलॉटेड, बराबर ना। सर अगर किसी को प्रोस्पेक्टस इंस्पेक्ट करना है तो कहाँ से, कभी और कहाँ, कौन से लोकेशन पे रहेगा रहेगा तो वहां से आप इशू प्रोस्पेक्टस को इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। साइनिंग ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्ट, अभी सुनना है यहाँ पे अपना केस क्या था कि सर यहाँ पे क्या था, कंपनी था, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म था और यहाँ पे पब्लिक था, बराबर। तो अभी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर है ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस के केस में क्या बन जाएंगे, यहाँ पे डीम्ड डायरेक्टर। क्या बन जाते हैं, डीम्ड डायरेक्टर्स, बराबर। सुनना, ए पर्सन मेकिंग ऑफर इज कंपनी, यानी वो क्या बोल रहा है कि सर ये पार्टनरशिप फर्म की जगह क्या होता है, कंपनी। क्या होता, कंपनी। तो जो भी दो डायरेक्टर रहेंगे ना, कंपनी के दो डायरेक्टर, वो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, डीम्ड डायरेक्टर। क्या बन जाएंगे, डीम्ड डायरेक्टर। और उनको प्रोस्पेक्टस पे साइन करना पड़ेगा, यस और नो। ए पर्सन मेकिंग इज अ फर्म, अगर सर जो पब्लिक को इश्यू कर रहा है वो पार्टनरशिप फर्म है तो 50% पार्टनर्स को प्रोस्पेक्टस पे साइन करना पड़ेगा, यस और नो। यानी जो 50%, यहाँ पे सपोज कितने, दो है तो दो का 50% कितना होता है, वन, बराबर ना। तो एटलीस्ट वन पार्टनर्स को वहां पे साइन करना पड़ेगा, यस और नो, समझाइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है कि सर पब्लिक को ये पार्टनरशिप फर्म इशू कर रहा है बट ऑटोमेटिकली ये क्या माने जा रहे हैं, डीम्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या माने जा रहे हैं, डीम्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यस और नो। सुनना भी, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। तो होप सो आपको ये समझा रहेगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं सेक्शन 28, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बराबर ना, यस। तो उन्होंने आगे क्या पढ़ रहे हैं कि सर कभी कभार क्या होता है कि कोई भी मेंबर है, कोई भी क्या है, मेंबर है,
वो अपना शेयर्स सीधा क्या कर रहा है, बाहर वालों को बेच देता है, बराबर। किसको बेचता है, बाहर वालों को बेच देता है, यस। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अनिल अंबानी ने भी अपने कुछ शेयर्स, कुछ पार्ट या प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स बाहर मार्केट में बेचे थे, बराबर। अभी यहाँ पे सिनेरियो कौन सा है, कंपनी है, क्या है, कंपनी है। कंपनी ने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस बहुत टाइम पहले इशू कर लिया रहेगा, कंपनी ने सब रूल सेटिस्फाइड कर लिए रहेंगे। तो यहाँ पे सपोज अनिल अंबानी ने टोटल 55% शेयर्स परचेज कर लिए रहेंगे, बराबर, यस। अभी यहाँ पे सर कंपनी पब्लिक को नहीं बेच रही, यहाँ पे जो अनिल अंबानी है ना, वो क्या कर रहा है, पब्लिक को शेयर्स बेच रहा है, बराबर, यस और नो। तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, इफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ द कंपनी propose their shares to public called offer for sale in consultation with the board of director, बराबर ना। तो अगर कोई भी मेंबर बाहर किसी को शेयर्स बेच रहा है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल, क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल, यस। डॉक्यूमेंट फॉर ऑफर फॉर सेल डीम टू बी प्रोस्पेक्टस, बराबर ना, यस। तो ये तो अपना डीम प्रोस्पेक्ट वाली बात कर रहा है, यस और नो। कि जो अपन ऊपर बात की थी, मालूम है कंपनी किसको बेच रही है, पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म किसको दे रही थी, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म किसको ट्रांसफर कर रही थी, पब्लिक को, यस और नो। तो ये जो अपना पार्ट है ना, बहुत मैंने हाईलाइट कर दिया है तो भी मैं ट्राई करता हूँ, ये जो अपना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल, क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल, बराबर, यस। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, मेंबर्स हु शेयर्स आर प्रपोज टू बी ऑफर टू पब्लिक शेल ऑथोराइज कंपनी टू टेक ऑल एक्शंस, बराबर ना, यस सुनो। तो वो क्या बोल रहा है कि जो भी मेंबर, अपने केस में कौन है, अनिल अंबानी, तो अगर ये सर कोई भी शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो वो कंपनी को ऑथोराइज कर देगा कि आप जो एक्शन चाहे वो ले सकते, बराबर ना, यस नो। रीएम्बर्स कंपनी ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय दी कंपनी, बराबर। तो अगर कंपनी वो ट्रांसफर के ड्यूरेशन में कोई भी खर्चा कर रहा है तो वो क्या कर देगा, रीएम्बर्स कर देगा, यस और नो। तो ये छोटा सेक्शन था, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा हुआ नहीं है, यस और नो। तो यहाँ पे अपने दो सेक्शन पढ़ा, पहला कौन सा, सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और सेकंड कौन सा आपका, सेक्शन 28 ऑफर फॉर सेल। कौन सा पढ़ा अपन, ऑफर फॉर सेल, यस और नो। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 39, और वो कौन सा आपका, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, बराबर, यस। ये अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, यस। लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, बराबर। तो कंपनी को सर, जब वो कंपनी कोई भी अलॉटमेंट कर रही है ऑफ सिक्योरिटीज, तो क्या क्या प्रोविजन उसको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, सुनने यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बराबर ना, यानी कोई भी कंपनी अगर मार्केट में अपने शेयर्स प्रोवाइड करे, मार्केट पे अपने शेयर्स सब्सक्राइब कर रही है, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला है कि उनके लिए क्या बोला है, नो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी मेड अनलेस द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बराबर ना। तो उनको दो कंडीशन क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, यस। पहला क्या लिखा हुआ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, बराबर ना, यस, सुनना भी। तो यहाँ पे अपने पास दो एक्ट है, एक है अपना कंपनीज एक्ट 2013, और सेकंड है सेबी, सेकंड कौन सा अपना, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर एज पर कंपनीज एक्ट में कहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है कि इतना आपको सब्सक्रिप्शन जरूरी है, बराबर ना। हाँ, बट जहाँ पे सेबी एक्ट अप्लाई होता है, तो सेबी ने क्या बोला कि आप जितने शेयर्स इशू कर रहे हो ना, उसका 90% पब्लिक से क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब्ड, क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब, यानी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 90% सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे सर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स, कितने इशू किए, 1 लाख शेयर्स, बराबर। तो 1 लाख शेयर्स का एटलीस्ट 90%, यानी 90% कितना होगा, यहाँ पे 90,000 शेयर्स, कितना होगा, 90,000 शेयर्स, बराबर ना, यस और नो। तो एटलीस्ट 90,000 शेयर्स तो अपने को पब्लिक से उसके लिए एप्लीकेशन आना ही चाहिए, बराबर ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर लिया, यस और नो, बराबर। बट कंपनीज एक्ट में क्या बोला है कि जो कंपनी लिख रही है ना कि हमको इतना सब्सक्राइब होगा तभी हम शेयर इश्यू करेंगे, तो वो कंपनीज एक्ट का लुकआउट है, यस और नो। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, नॉर्मली सीबी एक्ट 90% बोलता है, कितना बोलता है, 90% ऑफ इश्यू शेयर्स, जितने आपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए
उसका 90% आपको एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, बराबर, यस और नो। बट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि जितना आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि इतना मेरे को पैसा आएगा तो ही हम अलॉट करेंगे, तो आपको उतना पैसा आ जाना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, बराबर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव बाय कंपनी बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट, बराबर। वो क्या बोल रहा है कि सर जो पैसा आ रहा है ना वो आपको चेक या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आना चाहिए, कैश में कोई पैसा आना नहीं चाहिए, यस और नो। मिनिमम कॉल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। सर जो आप पैसा मांग रहे हो, अगर आपको याद रहेगा तो 12th में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था कंपनी अकाउंट। कौन सा पढ़ा था? कंपनी अकाउंट। तो सुनना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ। कंपनी अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर कंपनी क्या करती है, शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है, तो वो टाइम पे चार, मोस्ट ऑफ द फोर ही पढ़ा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यस। तो ये चार कॉल वो कंपनी पब्लिक से मांगती है, ठीक है। अभी कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 10,000 शेयर्स एट ₹100 ईच। कितना? एट ₹100 ईच, बराबर, यस और नो। तो वो क्या बोल रहा है कि आप पहले क्या मांगने वाले हो? सर एप्लीकेशन। हम लोग पहले क्या मांगने वाले हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो क्या बोल रहा है कि जितना एटलीस्ट 5% ऑफ योर नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, अपने पास शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 100, बारा कितना है अपने पास? 100। तो 100 का 5% कितना होता है अपने पास? ₹5। कितना होता है? ₹5। तो अगर आप कंपनी पब्लिक से एप्लीकेशन मांग रही है ना, तो उसको कम से कम ₹5 तो मांगना ही पड़ेगा, यानी आपका एप्लीकेशन मनी कभी भी 5% ऑफ फेस वैल्यू से कम नहीं होगा, याद रहेगा ये, यस और नो। अभी सुनना है यहाँ पे, सर सेबी क्या बोलता है कि आपने जितने में शेयर्स पब्लिक को इशू किया है ना, उसका 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो सपोज अपन ने पब्लिक को इशू किया था ₹100 में, कितने में इशू किया था शेयर? ₹100 में। तो 100 का 25% कितना होता है? 25, यानी एटलीस्ट आपका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना होना चाहिए? ₹25। कितना होना चाहिए? ₹25। तो जहां पे सेबी एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, तो उनके लिए क्या बोला है कि 25% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस। और जहां पे कंपनीज एक्ट है तो वहां उसके लिए क्या बोला है? 5% ऑफ अपना नॉमिनल वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे एट ₹100 ईच, एट ₹100 ईच। और उसका इशू प्राइस था, प्रीमियम पे इशू किया था 120। कितने में इशू किया? टोटल ₹120, यानी ₹20 क्या था? प्रीमियम। क्या था? प्रीमियम। तो अगर वो अपने को बोलेगा कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? सर 5% ऑफ फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना तुम्हारा? 100 है, बारा कितना तुम्हारा फेस वैल्यू? 100 है, यस और नो। आपका 120 फेस वैल्यू नहीं है, यस और नो। तो 5% ऑफ 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे? ₹5। तो आपको जो एप्लीकेशन मंगाना रहेगा ना, वो ₹5 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता, यस और नो। देर आफ्टर सर, अगर मेरे को बोला जाए कि सर सेबी के हिसाब से, यानी एज पर सेबी, सेबी के हिसाब से कितना होना चाहिए, तो सेबी के हिसाब से क्या बोला है? 25% ऑफ इशू प्राइस, बराबर ना? 25% ऑफ इशू प्राइस। तो मैं 25% ले लिया, मल्टीप्लाई बाय आपका इशू प्राइस कितना है सर यहाँ पे? 120। कितना इशू प्राइस आपका? 120, यस और नो। कितना इशू प्राइस आपका? 120। तो अपन चेक करते हैं सर, 120 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो आपका मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए? 30। कितना होना चाहिए? 30, यस और नो, एज पर सेबी। तो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस मालूम पड़ गया रहेगा कि सर हम लोग किसकी बात करें। एक बोल रहा है 5% ऑफ फेस वैल्यू और सेकेंड क्या बोल रहा है? 25% ऑफ इशू प्राइस, यस और नो। सुनना अभी आगे। टाइम लिमिट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड बाय कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, बराबर ना? वो क्या बोल रहा है कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी जो आप 90% की बात कर रहे हो, जो आप अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हो, तो वो विद इन 30 डेज, जिस दिन मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया ना, उसके 30 डेज के अंदर मेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए, बराबर ना? यानी 30 दिन के अंदर पब्लिक अप्लाई कर लेगी कि हाँ हमको पैसा चाहिए, यस और नो, हमको शेयर्स चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको 30 डेज के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है, बराबर, यानी मैंने शेयर्स बोला था 1 लाख शेयर्स में इशू करने वाला हूं, बट 30 डेज के अंदर मेरे को खाली कितना मिला है? 70,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मिला है। अपने को चाहिए कितने था? 90%। आया कितना? 70%।
तो जो भी 70,000 जो अमाउंट 70,000 शेयर्स वालों ने पैसा भेजा रहेगा ना, वो पैसा मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिफंड क्या करना पड़ेगा मेरे को, रिफंड, याद रहेगा ये। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसके 30 दिन के अंदर आपको नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी अमाउंट जितने भी शेयर होल्डर का मिला है वो अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड टू द पब्लिक, बराबर ना, यानी जिनका भी पैसा है आपको उनको वापस लौटाना पड़ेगा, या सुनो। तो उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया हो वापस लौटाने के लिए भी, तो यहाँ पे देखना, shall be returned within prescribed time limit within 15 days from closure of issue, बराबर, एंड इफ नॉट पेड विदिन 15 डेज तो आपको 15% क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट, बराबर, यस और नो। तो अपने को टाइम क्या दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस इशू करने के, 30 दिन तक, बराबर ना। 30 दिन तक पैसा नहीं आया तो अगले 15 दिन के अंदर आपको वो पैसा पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा, और अगर आपने पैसा रिफंड नहीं किया तो आपको 15% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होगा, और वो आपको 30 डेज के बाद वाला 31 डेज से लगना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पे देखना, सुनना, यस, चलिए यहाँ पे सपोज मैंने शेयर्स प्रोस्पेक्टस इशू किया था 1 अप्रैल 2020, तो मेरे को 30 दिन के अंदर 30 अप्रैल 2020 तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, बराबर ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, सोनो। अगर नहीं आया तो अगले 15 डेज तक मेरे को उनका पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड, क्या करना पड़ेगा, रिफंड, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर मैंने रिफंड नहीं किया तो मेरे को क्या चार्ज हो जाएगा, इंटरेस्ट 15% पर एनम, कितना चार्ज हो जाएगा, 15% पर एनम, यस और नो। उसके बाद में क्या लिखा है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यस और नो। अगर आपका पूरा पैसा आ गया है तो आपने जो अलॉटमेंट किया रहेगा शेयर्स का, तो वो आपको रजिस्ट्रार को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि सर हमने इतना पैसा रिसीव किया और इतने ये हमारा डिटेल है, बराबर, यस और नो। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट कर दिया है तो वहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, उनको 1,000 रुपया पर डे या फिर 1 लाख विच एवर इज लोअर, बराबर ना, यानी जब तक आप वो डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहे हो तो वहां तक हर दिन का आपको 1,000 रुपया क्या पे करना पड़ेगा, पेनल्टी। और जब तक मैक्सिमम 1 लाख नहीं पहुंच जाता, यानी 1,000 पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू, और 1 लाख विच एवर इज लोअर, उतना आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और मैं पहले से स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि पेनल्टी के लिए आप अलग से क्या कर दो, एक नोट बना के रख लो, ताकि आपको पेनल्टी याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यस और नो। चलिए उसके बाद में आते हैं सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज, बराबर ना, यस। अपने को मालूम है कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ इशू करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो सिक्योरिटीज क्या करना पड़ेगा, लिस्टेड करवाना पड़ेगा, उनको स्टॉक मार्केट में क्या करना पड़ेगा, लिस्टेड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन है, कोई ज्यादा बड़ा प्रोविजन नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, और एग्जाम में कभी पूछा हुआ नहीं है, सुना यहाँ पे, एप्लीकेशन दे दो आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, बराबर, यस और नो। एक या एक से ज्यादा जो भी आपका, अगर महाराष्ट्र है तो अपन कहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे बीएससी है वहां पे दे देंगे। डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा कि कंपनी शैल स्टेट नेम और नेम्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, आपने कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया है तो आपको वहां का नाम, आपको वहां का नाम प्रोस्पेक्टस में देना पड़ेगा, यस और नो। एप्लीकेशन मनी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, all money is kept in separate bank account in scheduled bank, and all money shall be utilized only when securities have been permitted by the dealt with stock exchange, बराबर ना, yes or no। तो आप तब तक आप लिस्टेड नहीं होते ना, जब तक आप स्टॉक मार्केट में अपना कंपनी लिस्टेड नहीं होता तब तक जो भी पैसा आया है आप उसको यूज नहीं कर सकते, बराबर ना। वो पैसा आपको अलग से एक सेपरेट सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक में आपको पैसा रखना ही पड़ेगा, यस और नो। हाँ, जैसे मेरे को मेरा शेयर सिक्योर लिस्टेड हो गया उसके बाद में मैं वो पैसे को अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकता है, यस और नो। तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते, यस। फिर वो क्या बोल रहा है, पनिशमेंट क्या है, पहले ही बोला है पनिशमेंट आपको याद ही करना है, एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी के लिए कितना बोला है, मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम कितना है, 50 लाख रुपीज फाइन हो सकता है, यस और नो। इम्प्रीजमेंट ऑफिसर के लिए 1 ईयर का 50,000, मिनिमम 3 लाख, या फिर आपको दोनों हो सकता है, इम्प्रीजमेंट एज वेल एज फाइन, बराबर ना। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या पड़ा कि सर कंपनी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कहाँ पे, सेबी में, और साथ में उनको लिस्टेड होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी एप्लीकेशन कर सकती है। फिर वो क्या बोल रहा है कि सर उसके बाद में आपने जो पैसा लिया है
वो पैसा तब तक आप यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक आप लिस्टेड, आपका शेयर्स लिस्टेड नहीं हो जाता, बराबर ना। एज एंड व्हेन शेयर्स गेट लिस्टेड तो आप वो जो पैसा पड़ा उसको आप बिजनेस पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, यस और नो। देयर आफ्टर क्या बोला कि अगर आपने इस सेक्शन को कॉन्ट्रावेंशन कर लिया तो कंपनी को कितना, मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 50 लाख का पेनल्टी लगेगा। बट अगर कोई भी ऑफिसर है, यानी कंपनी के बिहाफ पे तो ऑफिसर ही काम करने वाले हैं, तो जो ऑफिसर के लिए क्या बोला उन्होंने कि सर या तो उसको 1 साल का जेल हो जाएगा या फिर मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 3 लाख या फिर दोनों हो सकता है उसको, या बराबर ना, जो भी उसका नेचर ऑफ पनिशमेंट रहेगा, यस और नो। फिर हम लोग आते हैं सेक्शन 40। अगेन ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो बहुत सिंपल सा आया हुआ है। नवंबर 5, नवंबर 14 एंड मई 18 में ये थ्योरी में पूछा गया था। मई 3, नवंबर 8, 10 और 15 में ये प्रैक्टिकल पूछा गया था, या सुनना भी। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, ये अंडर राइटिंग कमीशन पढ़ने से पहले हम लोग फोकस करते हैं कि सर अंडर राइटर क्या होता है। अंडर राइटर और अंडर राइटिंग कमीशन क्या होगा कि सर ऐसा कमीशन जो मैं किसको देता हूं, अंडर राइटर को कमीशन देता हूं, बराबर। तो यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन मतलब क्या होगा कि सर ऐसा कमीशन जो आप किसको पे कर रहे हो, अंडर राइटर। किसको पे कर रहे हो, अंडर राइटर। सर अंडर राइटर क्या होता है कि वो कंपनी को क्या बोलता है कि सर ऐसा कीजिए, आप कंपनी के शेयर्स को बेचने की बोलो या फिर आप कंपनी के शेयर्स को इश्यू करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दीजिए, बराबर ना। जैसे कंपनी ने शेयर्स कितने इश्यू करने थे, 10,000। कितने करने थे, 10,000। तो एक अंडर राइटर था, एक अंडर राइटर मिस्टर ए, मिस्टर ए। अभी ये अंडर राइटर क्या बोलता है कि सर आप 10,000 का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मेरे को दे दो, पूरा मेरे को दे दो। मैं ये शेयर्स मार्केट में क्या कर दूंगा, सबको पब्लिकली मैं उनको बोलूंगा आप शेयर्स परचेस कर लो, बराबर ना, बहुत अच्छे शेयर्स हैं। तो सर आप मेरे को, और कंपनी सीधा ये बोले कि ठीक है मैं तेरे को 10,000 देता हूं, बट तेरे को मालूम है ना कि अगर 90% पब्लिक का एप्लीकेशन नहीं आया ना तो हमको वापस पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड। क्या करना पड़ेगा, पैसा रिफंड। तो वो क्या बोलता है कि सर अगर कोई भी शेयर मैं 10,000 पूरा ले रहा हूं और सपोज पब्लिक से 8,000 ही आता है तो बाकी 2,000 शेयर मैं ले लूंगा, बराबर, यस और नो। तो इसके लिए उसको हम लोग क्या देते हैं, कमीशन। क्या देते हैं इसको, कमीशन। अंडर राइटर मतलब ऐसा बंदा जो विच अंडरटेक की वो कंपनी के शेयर्स इशू करवाएगा, किसको, पब्लिक को। किसको करवाएगा, पब्लिक को। और वो ये काम करने का क्या लेता है, रिस्पेक्टिव कमीशन। क्या लेता है, रिस्पेक्टिव कमीशन, यस और नो, बराबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर राइटर। क्या बोलते हैं, अंडर राइटर। तो अंडर राइटर को जो आप कमीशन दोगे वो कहां पे कवर हो जाएगा, अपना सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मीनिंग ऑफ अंडर राइटर, एंड इंटरमीडियरी who undertakes to subscribe securities offered by company if it is not subscribed by the public, बराबर ना, यस और नो। यानी पब्लिक अगर वो शेयर्स नहीं लिया तो बंदा खुद अंडरटेक करता है कि सर वो शेयर्स मैं ले लूंगा, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हो ही जाएगा, बराबर। यानी आपको कोई भी अमाउंट पब्लिक को रिफंड करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ऑफ पेमेंट, सर वो बंदे ने काम किया, बराबर ना, उसने घर घर जाके शेयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया है, उसने अपना पूरा दम लगा दिया कि इन कंपनी को हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ला के ही देंगे, तो उसका, उसको कोई ना कोई तो मेहनत किया है, उसका उसको कमीशन देना ही पड़ेगा। अभी कमीशन में कैसे दे सकता हूँ, व्हाट इज द मेथड, बराबर ना। तो मेथड के लिए क्या बोला है कि सर या तो आप उसको कैश में दे सकते हो या फिर आप उसको काइंड में भी दे सकते हो, बराबर ना। यानी कैश नहीं दे के आप उसको काइंड दे दो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरा बिजनेस एक बहुत बिल्डर का काम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ जो आज तक किसी ने बनाई नहीं है। तो इतना मैं बड़ा बिल्डिंग बना रहा हूँ, बट उसके लिए मेरे को पैसा बहुत चाहिए, बराबर। तो मैंने क्या किया, पब्लिक के लिए एक आईपीओ इशू किया कि जहां पे मेरे को पब्लिक पैसा देगी और मैं क्या करूंगा, वो पैसे को मेरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट में क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा, यस। ऐसा मेरा कुछ प्रोग्राम था। अभी मैंने एक अंडर राइटर को ढूंढा, मिस्टर ए को ढूंढा कि भाई देख मैं ऐसा कर रहा हूँ, बराबर। वो बोला कि सर ठीक है आप टेंशन मत लो, आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और आपका पूरा जो पब्लिक से पैसा इश्यू करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। मैं इसको एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई अगर नहीं हुआ तो बोला सर टेंशन मत लेना, जितने भी शेयर्स नहीं हुए रहेंगे ना वो शेयर्स मैं खुद अंडरटेक कर लूंगा, मैं ले लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। वो इतना अच्छा कि उसने विद इन द टाइम शेयर्स इशू करवा दिए और मेरे को पैसा मिल गया।
अभी वो मेरे पास आके बोलता है कि सर जी अभी मैंने आपका इतना अच्छा काम करा, मैंने कहा हाँ यार बहुत अच्छा काम करवाया, वो रीजन से मेरा प्रोजेक्ट भी चालू हो गया है, तो सर मेरे को कुछ कमीशन तो दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल तेरे को कमीशन दूंगा। तो मैंने उसको क्या किया, कैश नहीं दे के क्या बोला कि भाई ये एक बिल्डिंग है या जो भी है, ये रिस्पेक्टिव फ्लैट्स, ये 10 फ्लैट तू रख ले बराबर ना। और वो भी सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ चलेगा सर, मेरे को फ्लैट भी चलेगा, आप फ्लैट दे दो चलेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? आंसर इज यस बराबर ना। आप उसको कैश में भी दे सकते हो, आप उसको काइंड में भी दे सकते हो बराबर। तो ये आपका एग्जाम में कम से कम हर एक प्रैक्टिकल में यही पूछा गया है कि सर कंपनी ने क्या किया, उसको कैश की जगह क्या दे दिया, काइंड में। क्या दे दिया है? काइंड में। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? तो उन्होंने क्या बोला है कि अंडर सेक्शन 40 कहाँ पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी को कैश में ही देना है या कंपनी को काइंड में नहीं देना है। तो आप उसको काइंड में भी दे सकते हो बराबर। यस और नो? सुनना अभी। सर रूल 13 में लिखा हुआ है कि चलो आप कमीशन तो बात कर रहे हो, बट कितना कमीशन, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुन उसको जितना मिला 15% 20% कमीशन दे दो बराबर ना। जो कंपनी एक्ट बोलेगा आपको वही कमीशन देना है बराबर। यस और नो? तो कंपनी ने क्या बोला है कि पहला, जो पेमेंट का सिस्टम है ना अंडरराइटर को, वो ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए बराबर ना। यानी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखना चाहिए कि कंपनी अगर अंडर राइटर से के पास से कोई भी काम करवाती है तो उसको कमीशन देना पड़ेगा। यस और नो? तो पहला आपका प्रोविजन कहां पे होना चाहिए? ऑथोराइज्ड अंडर एओए। सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर जो अंडर राइटर है उसने जो शेयर सब्सक्राइब किए है वो इक्विटी शेयर है या फिर प्रेफरेंस शेयर है बराबर ना। तो इन दैट केस उनको क्या बोला है कि सर कितना कमीशन मिलेगा उनको? 5% ऑफ इश्यू वैल्यू और रेट इन एओए विच एवर इज लोअर बराबर। विच एवर इज लोअर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सर वो मिस्टर ए को मैंने बोला कि मैं तेरे को कितना 4% कमीशन दूंगा। कितना दूंगा? 4%। एओए में हमारे लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम लोग कोई भी अंडर राइटर रहेगा उसको हम लोग 4% मैक्सिमम कमीशन देंगे। तो मैंने ए को ऐसा बोला हुआ था, तो मेरा एओए में कितना लिखा है? 4% और मैक्सिमम कितना है? 5%। तो मैं अंडर राइटर को मैक्सिमम कमीशन कितना दे सकता हूं? 4%, विच एवर इज लोअर। समझाइए। एओ में लिखा है 5% और मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे को कमीशन कितना दूंगा? 3%। कितना दूंगा? 3%। तो 3 और 5 विच एवर इज लोअर, कितना आ जाएगा? उसको 3% ही मिलेगा। इन शॉर्ट कभी भी 5% या जो आपने अमाउंट एओए में लिखा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बराबर। यस और नो? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अपने पास एक फिक्स अमाउंट है कि आप 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। एओए में लिखा है कितना? 3%। और मैंने उसको कितना दिया है? 2%। कितना दिया है? 2%। तो क्या मैं उसको 2% कमीशन दे सकता हूं? एंड आंसर इज यस। आप उसको 2% कमीशन दे सकते हो बराबर। समझाइए। बट अगर सर उसने जो सब्सक्राइब करवाया है वो डिबेंचर है, क्या है वो? डिबेंचर। तो 5% विल बी रिप्लेस बाय 2.5%। तो कोई यहाँ पे बड़ा डील नहीं है। जो आप 5% दे रहे थे वो अभी कितना हो जाएगा? 2.5%। यस और नो? ये बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है जहां पे लिखा हुआ था कि सर मिस्टर ए जिसको हमने प्रॉमिस किया है 4% कमीशन देने का। कितना परसेंट? 4%। बट हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आप अंडर राइटर को 3% कमीशन दे सकते हो। तो क्या कंपनी उसको 4% कमीशन दे सकती है? एंड आंसर इज नो बराबर ना। क्योंकि आपके आर्टिकल में कितना लिखा हुआ है? 3%। कितना लिखा हुआ है? 3%। तो आप उनको 3% कमीशन दे सकते हो। यस और नो? उन्होंने क्या बोला है कि सर कमीशन में बी पेड आउट ऑफ, उसने जो भी शेयर्स लाके दिए, शेयर्स का पैसा लाके दिया उसमें से आप पेमेंट कर दो बराबर। सीधी सी बात है, वो मेरे को 50 करोड़ के शेयर्स का पैसा लाके दिया, मैंने 50 करोड़ में से उसको पेमेंट कर दिया। इज दैट ओके? एंड आंसर इज यस बराबर ना। सेकंड, कोई भी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर बोथ, या तो इश्यू और प्रॉफिट दोनों से कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप जो शेयर्स का पैसा वो लेके आया उसमें से पेमेंट कर दो, या फिर आपकी कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा था आप उसमें से पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? प्रोस्पेक्टस शैल इंक्लूड नेम ऑफ अंडर राइटर। यस। आप जब भी प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करोगे तो वहां पे आपको नाम लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने अंडर राइटर को अपॉइंट किया है और उसका डिटेल यही है। नेम, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन, हम इसको इतना रेट परसेंटेज देने वाले हैं। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर रिटन बाय अंडर राइटर्स, उसने कितने सिक्योरिटीज खुद लेने का प्रॉमिस किया हुआ वो भी आपको लिखना पड़ेगा। नो कंपनी शैल बी पेड टू अंडर राइटर्स इफ सिक्योरिटीज आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक बराबर ना। यस और नो?
तो जितना पब्लिक को शेयर्स इशू हुआ है ना, उसके ऊपर ही उसको इंटरेस्ट पे करना, उसके ऊपर ही सॉरी उसको कमीशन देना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सर मैंने कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, कितने इशू किए 10,000। तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई देख, मेरे को कैसे भी करके पूरा 10,000 का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, मेरे को बहुत जरूरत है कंपनी के लिए। बोला सर बिंदास टेंशन मत लो, आपको 10,000 शेयर्स का पैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पब्लिक ने खाली कितना अप्लाई किया, 8,000, कितना अप्लाई किया 8,000। तो उसने क्या किया, 2,000 शेयर्स खुद ने ले लिए, बराबर ना, 2,000 शेयर्स खुद ने ले लिए। तो जो मैं उसको कमीशन दूंगा ना, वो किस पे दूंगा, 8,000 पे दूंगा, 2,000 पे मैं उसको कभी भी कमीशन नहीं दूंगा, याद रहेगा ये। यानी जितना पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किया है ना, उतने ही अमाउंट पे आपको अंडर राइटर को कमीशन देना है, और वो 5% या 2.5% उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस और नो। देर आफ्टर क्या बोला है कि सर जो अंडर राइटर और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो कंपनी के बीच में क्या है एग्रीमेंट है, वो आपका कॉपी ऑफ एग्रीमेंट आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। यस और नो, समझाइए। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका सेक्शन था। सेक्शन क्या बोल रहा है 40 कि अंडर राइटर कमीशन, यस सर आप दे सकते हो। अंडर राइटर क्या होता है, विच अंडरटेक्स कि अगर पब्लिक ने नहीं लिया तो उतना सिक्योरिटीज मैं ले लूंगा, बराबर। सर आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, फर्स्ट एक तो एओए में ऑथोराइज होना चाहिए। सेकंड कौन सा, मैं जो वो बंदा शेयर सब्सक्राइब करवाया मेरा, उसमें से मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ। सेकेंड वन, मैं कंपनी के प्रॉफिट से पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं दोनों मिला के भी उसको पेमेंट कर सकता हूँ। सर क्या आपको कैश में ही पेमेंट करना जरूरी है, आंसर इज नो, बराबर ना। आप कैश में भी करो, आप काइंड में भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो नेक्स्ट क्या बोलता है कि सर कितना परसेंट देना है, तो अगर आपका मैटर शेयर्स का कौन सा है, शेयर्स का, यानी उसने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स अंडर राइट किए है, तो वो केस में 5% या अमाउंट इन एओए विच एवर इज लोअर, उतना ही आपको देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप दे नहीं सकते। सुनो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैक्सिमम 5% है, एओए में लिखा कितना 4%, और मैं उसको कितना दे रहा हूँ 3%, तो क्या 3% अलाउड है, एंड आंसर इज यस, बराबर ना, आप 3% दे सकते हो, समझाइए। उसके बाद में क्या बोला कि सर अगर वो डिबेंचर का मैटर है, तो इन केस ऑफ डिबेंचर कितना मिल जाएगा 2.5%, कितना मिल जाएगा 2.5%, और अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड इन एओए विच एवर इज लोअर। फिर वो क्या बोल रहा है कि सर जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होगा तो वो सब अंडर राइटर का डिटेल, नेम ऑफ अंडर राइटर, कितने उसने शेयर सब्सक्राइब करने का अंडर राइट किया हुआ है, और उसके बाद में सर उसको हम कितना कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके बीच में क्या बना एग्रीमेंट, क्या बना आपके बीच में एग्रीमेंट, वो आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। किसको सबमिट करना पड़ेगा, हमको रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। फिर वो क्या बोल रहा है कि सर 10,000 शेयर्स थे, 8,000 पब्लिक को इशू किया, 2,000 उसने ले लिया, क्योंकि पब्लिक ने खाली 8,000 के लिए सब्सक्राइब किया। तो जो 2,000 शेयर्स अंडर राइटर ने लिए ना, उसके ऊपर आप उसको कभी भी कमीशन नहीं दोगे, बराबर ना, यस और नो। इन शॉर्ट कमीशन उस पे ही मिलेगा जितने शेयर्स पब्लिक ने क्या किया, सब्सक्राइब, क्या किया पब्लिक ने, सब्सक्राइब, यस और नो। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आपका लेके आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, बराबर। प्राइवेट मैंने बहुत जगह बात की थी प्राइवेट प्लेसमेंट की, कहा किसकी बात की थी, प्राइवेट प्लेसमेंट की। सुनना यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, सेक्शन 42, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट सुनना भी, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले भी ये प्राइवेट प्लेसमेंट का मैं कितने कितने आपको वहां पे लिंक करवाया था, शायद से मेरे हिसाब से डीम्ड प्रोस्पेक्टस के टाइम पे। तो सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी अगर अप टू 200% तक ही उनको ही शेयर्स इशू करे, उनको ही शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। सुनना यहाँ पे सर, यानी अगर मैं पब्लिक से पैसा मांग रहा हूं, तो यहाँ पे 200% से ही मांग रहा हूं, यानी इसको हम लोग आगे जो भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या बोलेंगे इसको, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो यानी अगर मैं 200 लोगों से ही कंपनी पैसा मांग रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। हाँ, जैसे 200 से ज्यादा हो गया, 201 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं हम लोग, पब्लिक ऑफर, यस और नो। इन शॉर्ट, अगर मैं मार्केट में जाके 200 लोगों से पैसा मांगता हूं कि भाई मेरे को पैसा दे दो, मेरे को कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आपको उसके लिए कोई भी सर प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है, सुनो। हाँ, आप जैसे 200 से ज्यादा लोगों को इशू किया और ये थ्रू आउट दी फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट दी फाइनेंशियल ईयर, यानी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 1920 की बात कर रहा हूँ,
तो 1920 में पहले मैंने 10 लोगों से पैसा लिया, फिर मैंने 20 से लिया, तो पूरे 1920 में 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सुनो, ये याद रखना, पूरे 1920 में 200% से ज्यादा कभी भी नहीं होने चाहिए। सुनो, सुनना यहाँ पे। तो बाकी नॉर्मल है। यहाँ पे देखना प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। सर वहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी आप जो शेयर्स और सिक्योरिटीज किसी को दे रहे हो ना, तो वो खाली पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन है, पब्लिक एट लार्ज नहीं है, पब्लिक एट लार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, आप उनको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटीज ऑफर कर सकते हो। और जो आप प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका उसके साथ में ही जाएगा। यस और नो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अ प्राइवेट प्लेसमेंट शैल नॉट बी मेड ड्यूरिंग एंटायर फाइनेंशियल ईयर। कितना, पूरे साल, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, टू मोर देन 200%। आप 200 लोगों से ज्यादा पूरे साल में पैसा नहीं मांग सकते। अगर आपने 200 या उससे कम लोगों से पैसा लिया है, या शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए हैं, उनको आपने उनके पास से अमाउंट लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट प्लेसमेंट। यस और नो। और स्टार्ट में पढ़ा था कि सर पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट में, और प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर सब्सक्राइब करवा सकती है। यस और नो। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर जो 200 की लिमिट है, उसके अंदर से किस किस को मेरे को इंक्लूड नहीं करना है। तो उन्होंने बोला है कि सर उसके अंदर आपको 2% को इंक्लूड नहीं करना है। द फर्स्ट वन इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये म्यूचुअल फंड वाले लोग होते हैं, बैंकिंग कंपनियां हो गई, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, बराबर ना, वेंचर फंड हो गए। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो ये कभी भी 200 की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। एंड द सेकेंड वन इज एम्प्लॉय, ऐसा कोई एम्प्लॉय जिनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के थ्रू क्या मिले, शेयर्स क्या मिले, उनको शेयर्स मिले, तो वो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। यस और नो। तो सर यहाँ पे जब मैं 200 मेंबर्स, 200% का कैलकुलेशन करूंगा, तो दो चीज अपने को बाहर निकाल देना। द फर्स्ट वन इज कौन सा आपका, कि सर द फर्स्ट वन आपका कौन सा रहेगा, QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। एंड द सेकंड वन इज एम्प्लॉय, जिसको मैंने शेयर्स दिया था थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप के थ्रू मैंने उसको दिया था। यस और नो। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं सर आगे ये क्या बोल रहा है, आप ध्यान से एग्जांपल जो मैं दूंगा वहां पे ध्यान देना। यस, आगे का जो बहुत सिंपल सी बातें कर रहा है, बट कभी कभार अभी तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट मे बी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट, सपोज सर एक कंपनी है, और अपने को मालूम है कंपनी थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, 200 लोगों से ज्यादा लोगों को शेयर्स दिया तो पब्लिक हो जाएगा, 200 से कम है तो क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा। सुनना यहाँ पे, सर कंपनी ने ऑलरेडी थ्रू आउट द ईयर 198%, बराबर ना, कितने, 198% से पैसा लिया है, और उनको क्या दिया है, शेयर्स या सिक्योरिटीज, शेयर्स या सिक्योरिटीज, बराबर। अभी कंपनी को क्या हुआ कि सर 1920 में और पैसे का जरूरत पड़ा। अपने को मालूम है कि अभी भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है, 200 है। तो उन्होंने एक बंदे को, पर्सन को पकड़ा, मिस्टर राज। किसको पकड़ा, मिस्टर राज को। अभी कंपनी क्या बोल रही है कि देख, कंपनी बोल रहे है, सपोज कंपनी के डायरेक्टर्स है, BOD बोल देते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये उसको क्या बोल रहे हैं कि हम तेरे को 3 शेयर्स देंगे, 3 अलग अलग कैटेगरी के शेयर सिक्योरिटीज इशू करेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी रहेगा आपका इक्विटी शेयर्स। कौन सा रहेगा, इक्विटी शेयर्स, बराबर। तो हम आपको पहले क्या देने वाले, इक्विटी शेयर्स। सेकंड आपका रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स। एंड द थर्ड वन आपका रहेगा डिबेंचर। क्या रहेगा आपका, डिबेंचर, बराबर। और आपको तीनों मिला के हमको पैसा देना कितना, 50 लाख। कितना देना है, 50 लाख, बराबर। तो वो क्या बोल रहा है कि सर आपको पैसा देना 50 लाख की है, बट मैं 50 लाख के अगेंस्ट आपको 3 सिक्योरिटीज दूंगा। पहला इक्विटी शेयर्स, सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स, एंड थर्ड वन इज कौन सा आपका, डिबेंचर। तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है कि सर अगर आप अलग अलग नेचर के शेयर्स, आप अलग अलग नेचर के शेयर्स अगर एक ही पर्सन को दे रहे हो, बराबर, क्या बोला मैंने कि आप अलग अलग नेचर्स के शेयर्स अगर एक ही पर्सन को दे रहे हो, एक ही पर्सन, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स भी उसको ही दे रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स भी मैं उसको ही दे रहा हूँ, और डिबेंचर भी उसको दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि इन दैट केस ये, इसको हम लोग 3 लोग मानेंगे। फर्स्ट फॉर इक्विटी शेयर्स, सेकंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, एंड थर्ड फॉर दी डिबेंचर। तो यहाँ पे पहले कितने लोग थे, 198 ना,
अभी कितने हो जाएंगे 3, तो ये तो कितने हो गए 201। तो सर अपना आंसर क्या रहेगा, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर 200 से ज्यादा हो गया, समझाइए। तो अलग अलग शेयर्स आप दे रहे हो तो उसको हम एक, भले ही आप एक ही पर्सन को दे रहे हो, बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलग अलग इंसान, क्या बोल देंगे, अलग अलग इंसान, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ शेयर्स, यस और नो। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका वही लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर सी पे आ जाना। Restriction with respect to maximum number would be calculated individually for each kind of securities, that is equity share, preference shares और डिबेंचर, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, जो आप 200 का लिमिट बता रहे हो ना, तो सर ये आपकी एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, इनके लिए ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। ये 200 से ज्यादा लोगों को भी प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इशू कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन शेल अप्लाई, अभी सर मैंने सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को 3 लोगों को क्या करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स इशू करना है, और तीनों इशू विद इन द लिमिट है, बराबर, 1 2 और ये 3 लोग, ठीक है। यहाँ पे राजू, श्याम और बाबूराव, ये तीनों लोग अपने फेवरेट लोग हैं, तो तीनों लोगों को मेरे को शेयर्स देना है, मैं दे सकता हूँ, वेल विद इन 200 से लिमिट के अंदर ही है, तो मैं इनको प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता हूँ। अभी हुआ ये कि सर मैंने इनको बोला कि भाई तुम मेरे को क्या दे दो, पैसा दे दो, तो इनको क्या करना पड़ेगा, सामने से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, यस और नो, क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और साथ में इनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, यस और नो। और जो आप पेमेंट मेरे को दोगे ना, कंपनी को आप जो पेमेंट दोगे, वो पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए, यानी अदर देन क्या होना चाहिए, कैश, यस और नो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ऑल मनीज रिसीव्ड शैल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट एंड यूटिलाइज फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट और रिफंड इफ अलॉटमेंट वाज नॉट मेड। वो क्या बोल रहा है कि सर जो भी पैसा मिला है ना आपको, जो भी पैसा इन लोगों से मिला है, तो वो पैसा आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, यस। और वो अमाउंट आप यूटिलाइज कर सकते हो, या तो आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लो, किसी ने मेरे को पैसा ज्यादा दिया रहेगा तो मैं वो एप्लीकेशन वाला अमाउंट मैं कहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा, अलॉटमेंट, कहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा मैं, अलॉटमेंट में, यस और नो। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर आपने अगर ड्यू टू सम रीजन उसको अलॉट नहीं किया है, सपोज ये केस में बाबूराव से मेरे को कितना मिला था, 10 लाख, कितना मिला था, 10 लाख रुपया, बट ड्यू टू सम रीजन जैसे पैसा दिया नेक्स्ट डे वो मर गया, ड्यू टू सम रीजन मैंने उसको शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो मैं ये पैसा उसको रिफंड करने के लिए काम ले सकता हूं। यानी आप ये जो पैसा इनसे मिलेगा ना, ये अमाउंट दो पर्पस के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज एडजस्ट विद द अलॉटमेंट एंड द सेकंड वन इज रिफंड द एक्सेस अमाउंट या रिफंड द अमाउंट टू द शेयर होल्डर, यस और नो। फिर वो क्या बोल रहा है, सुनना, इफ अलॉटमेंट शैल बी मेड विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। वो क्या बोल रहा है कि सर जिस दिन आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या हुआ था, रिसीव, उसके 60 डेज, कितने दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर आपको शेयर अलॉट करना है, आपको क्या करना है, शेयर अलॉट करना है, सुनना है यहाँ पे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, शेयर अलॉट, यस, बराबर, 60 डेज के अंदर मेरे को शेयर्स अलॉटेड करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। अभी सुनना, इफ नॉट अलॉटेड, अगर आप अलॉट नहीं कर पाए विद इन 60 डेज, यानी मैंने सर उनके पास से पैसा तो ले लिया, बट यहाँ तक मैं क्या हो गया, फेल हो गया, मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो सर आपको वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। और रिफंड कभी करना पड़ेगा, यहाँ से लेके आपका नया दिन स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके 15 डेज के अंदर, यहाँ से लेके 15 डेज के अंदर अमाउंट शुड बी रिफंड, अमाउंट शुड बी रिफंड, अमाउंट शुड बी रिफंड, यस और नो। तो 60 डेज तक आपको अलॉट करना था शेयर्स, आपने अलॉट नहीं किया, तो आपको 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपने अमाउंट रिफंड नहीं किया, अगर आपने अमाउंट रिफंड नहीं किया, ये डेट तक, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ये डेट तक अगर आपने अमाउंट रिफंड नहीं किया, ये डेट तक, बराबर ना, यस और नो, तो आपको जब भी आप रिफंड करोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, कितना परसेंट, 12% पर एनम। बट जब आप इंटरेस्ट के लिए डेज स्टार्ट करोगे ना लेना, तो वो डेज आपको लेना स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, इन शॉर्ट 61 डे, कौन सा, 61 डे से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे, 61, बराबर, यस और नो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सर एन कंपनी फेल्स टू रीपे द इंटरेस्ट विल चार्ज एट 12% पर एनम
फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 68th डे, बराबर ना। जैसे 60 दिन आपके खत्म हो गए थे ना, तो उससे नेक्स्ट 61 डे से आपको इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, अभी सुनना नेक्स्ट। सर कंपनी क्या कर रही है, मैं मेरे एग्जांपल ले रहा हूँ कि सर मेरी कंपनी थी, अपने पास 3 लोग थे, बाबूराव, राजू एंड श्याम, बराबर। कंपनी सर 3 लोग ही है और प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आप तीनों को पर्सनली बोल दो कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, ये फॉर्म भर देना और मेरे को पैसा दे दे, मैं तेरे को शेयर से सिक्योरिटीज दे दूंगा। बट मैंने क्या किया, 3 लोगों को न्यूज पहुंचाने के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए। मैंने सर वो इंफॉर्मेशन टीवी में भी दिया, बराबर। टीवी में जैसे रामायण आ रही, रामायण खत्म हो गई, उसके बाद में एक ऐड मेरा आता है कि दर्शन गोल्ड लिमिटेड जो भी कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, 3 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तीनों लोग फॉलोइंग है, बाबूराव, राजू और श्याम, बराबर ना। और मैंने क्या कर दिया, ऑटो के पीछे, जो भी ऑटो चल रहा है अपने यहाँ पे, ऑटो के पीछे मैंने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिया, ऑटो ट्रेन किसी को भी नहीं छोड़ा। रीजन क्या है, मेरा रीजन क्या है सर, हम मेरे को 3 लोगों को खाली इन्फॉर्मेशन देना था। तो सर उन्होंने क्या बोला है कि जब आप ये पब्लिक मोड अपनाते हो ना, एडवर्टीजमेंट मीडिया, बराबर ना, तो ये कभी प्राइवेट प्लेसमेंट रहता ही नहीं है। फिर ये इन जनरल आपने पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्मेशन दिया, बराबर ना। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ये केस वही चल रहे हैं, बहुत सारे सब लोग रामायण देखने बैठ रहे हैं, बराबर ना, और अचानक से कुछ ऐड आने स्टार्ट हो गया और वहां पे ऐड मेरा आ गया कि दर्शन गोल्ड लिमिटेड 3 लोग, बाबूराव, राजू और श्याम, उनको क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, उनके पास से पैसा ले रही है और शेयर्स ले रही है। तो ये तो पब्लिक एट लार्ज हो गया ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट क्या करते हो, आप प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आप कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर मीडियाज में कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, और जैसे आपने एडवर्टीजमेंट किया तो वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट होगा भी नहीं। यस, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नो एडवर्टीजमेंट इन फॉर्म ऑफ एनी मीडिया मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल to inform public at large by way of private placement, by way of private placement। yes, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अभी सर मैंने 3 लोगों को शेयर्स दिए, बाबूराव, राजू और श्याम, तो मेरे को सर ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट यानी मैंने कितनों को शेयर्स दिया, कितने अमाउंट में शेयर्स दिया, ये पूरा डिटेल मेरे को किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार, किसको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शैल बी फाइल्ड within 15 days from allotment to register. If not filed, then company promoters director shall be liable for penalty of rupees 1000 each day till such default continue but not exceeding 25 lakh। तो वो क्या बोल रहा है कि सर आपको 15 डेज, जिस दिन आपने उनको शेयर्स अलॉट किया ना, उसके 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, यस और नो। और वहां पे उनको बोलना पड़ेगा कि सर ये नाम है, इतने शेयर्स लिए हैं, इतना पैसा दिया, सब डिटेल आपको देना पड़ेगा। अगर आपने डिटेल देने में कोई भूल कर दी है, यानी आपने 15 दिन के अंदर डिटेल नहीं दे पाए, इन दैट केस सर आपको 1000 रुपीज पर डे डिफॉल्ट पे करना पड़ेगा, जब तक आपका वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। इन शॉर्ट, जब तक आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया, यस और नो। जैसे मैंने 7 दिन डिले कर दिया, तो 1000 एक दिन का, 7 दिन का कितना हो जाएगा, 7000 रुपया। बट वो 7000 रुपया जो भी डिफॉल्ट है वो कभी भी आपका 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यस और नो। चलिए फिर next one is the company shall not utilize money until amount is until allotment is made to the GOP। GOP मतलब group of person and return of allotment is filed with the registrar। तो सर आप जब तक उनको अलॉटमेंट नहीं करते और अलॉटमेंट के साथ में आप उनका जो भी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है वो रजिस्ट्रार को फाइल नहीं करते, तब तक आप वो पैसे को हाथ लगा नहीं सकते, बराबर ना। यानी जो पैसा आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लिया हुआ पैसा, वो आप तब तक टच नहीं कर सकते जब तक आपने वो पैसा, सर आपने वो शेयर्स अलॉट नहीं किए उनको, और अलॉट के साथ में आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया तब तक, यस और नो। एज एंड व्हेन आप फाइल कर लोगे, आप रजिस्ट्रार को सबमिट कर दोगे, तो आप वो अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो, यस। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, सर अगर आपने सेक्शन 42 का कोई भी कंप्लायंस नहीं किया, प्राइवेट प्लेसमेंट का आपने कंप्लायंस नहीं किया, तो आपको फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन फेस करना पड़ सकता है। कंपनी प्रमोटर्स डायरेक्टर को अमाउंट रिसीव थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो मैंने कितना 50 लाख रुपया लिया, तो 50 लाख और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर।
कंपनी शैल रिफंड ऑल द मनी, यानी आपको ये तो अमाउंट कंपनीज एक्ट में एज अ पेनल्टी पे करना है, और उसके साथ में जो आपने पब्लिक से पैसा लिया, जो आपने ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा लिया, वो आपको रिफंड करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट 12% पर एनम टू द सब्सक्राइबर। तो आपको जो पैसा, सपोज मैंने 50 लाख रुपया लिया था, 50 लाख रुपीज मैंने सर कुछ कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो मेरे को पनिशमेंट मिला, तो मैंने एक तो मेरे को कंपनी से एक्ट में पेमेंट करना पड़ेगा कितना, जितना अमाउंट आपने लिया था ग्रुप ऑफ पर्सन से, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो मैंने उतना दे दिया वहां पे। प्लस आपको ये अमाउंट जो आपने नहीं दिया, जो आपने ग्रुप ऑफ पर्सन से लिया था, वो आपको रिफंड करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट 12% पर एनम, यस और नो। चलिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के यहाँ पे कुछ रूल है, बहुत सिंपल से रूल है। वो क्या बोलता है कि सर अगर आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर ईच प्राइवेट प्लेसमेंट से बराबर। जैसे सपोज मैंने पूरे साल में 5 प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा लिया है, तो मेरे को 5 स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यस। इफ इन केस ऑफ इन्विटेशन फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू की है, और उन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या लेना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर वो डिबेंचर आपके प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, बराबर, यानी वो डिबेंचर का अमाउंट आपके प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है। ये लिमिट हम तब पढ़ेंगे जब आपका डिबेंचर चैप्टर पढ़ेंगे, यस और नो। तो यहाँ पे यही समझो कि सर अगर एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट मेरा था कितना, 50 लाख, कितना था 50 लाख, और मैंने पब्लिक से 60 लाख के डिबेंचर लिए हुए, यानी 60 लाख उनसे पैसा लिया और मैंने 60 लाख का उनको डिबेंचर इशू किए। सर क्या ये लिमिट से ज्यादा है, कम है, ज्यादा है ना, तो मेरे को इसके लिए क्या इशू करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या इशू करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, यस और नो। पूरे साल में एक बार आपको स्पेशल रिजोल्यूशन इशू करना पड़ेगा। बट सर लिमिट कितना था, 50 लाख, लिमिट कितना था 50 लाख, और आपका ग्रेट लिमिट कितना आपका 50 लाख, बट मैंने पब्लिक से कितना पैसा लिया, ओनली 40 लाख। कितना लिया मैंने, 40 लाख। इन दैट केस सर आपको कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही वो रिजोल्यूशन पास कर लेंगे और वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको स्पेशल रिजोल्यूशन, तो ही आपको मेंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है तो आपको सर कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू भी काम करवा सकते हो, यस। फिर वो क्या बोला है कि सर जो आप पब्लिक को बोलते हैं ना कि आप एप्लीकेशन फॉर्म दो, बराबर, तो वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, PS4। किसमें होना चाहिए, PS4। और जो सीरियली क्या होना चाहिए, नंबर, क्या होना चाहिए, सीरियली नंबर होना चाहिए, यस और नो। फिर वो क्या बोला है, कंपनी शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स इन PS5। कंपनी को पूरे जितनों को आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इशू किए, उनका पूरा डिटेल आपको मेंटेन करना पड़ेगा इन PS5 एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म PS3। और आप जो रजिस्ट्रार को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करते हो, वो आपको PS3 में क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, यस और नो। तो ये फॉर्म नंबर भी आप किधर लिख लोगे तो आपको, क्योंकि मे बी MCQs में पूछे जा सकते हैं कि सर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन प्राइवेट प्लेसमेंट कौन से फॉर्म में हम लोग रजिस्ट्रार को सबमिट करते हो, तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, PS3। कौन सा रहेगा, PS3, यस और नो। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 क्या बात कर रहा है, आजा भाई आजा, सुना, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस। सर आपने क्या किया है, कोई भी प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने चेंज किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आंसर इज यस, और अगर यस तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखना है, सुनना। चेंजेस इन प्रोस्पेक्टस, कंपनी शैल नॉट चेंज टर्म्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस अनलेस स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। यानी वो क्या बोल रहा है कि सर आपने जनरल मीटिंग, इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर का मीटिंग, क्या बोलते हैं, मेंबर का मीटिंग, आपने मेंबर के मीटिंग में क्या पास कर दिया है, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास किया आपने, स्पेशल रिजोल्यूशन। इन शॉर्ट प्रोस्पेक्टस में कुछ चेंज करना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जो अभी सीधी बात है, मेंबर अलग अलग जगह रहेंगे तो अपने को नोटिस देके बुलाना पड़ेगा। तो जो आप नोटिस दे रहे हो ना, वो नोटिस आपको 2 न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, कितने, 2 न्यूज़पेपर में। द वन इज इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड सेकेंड वन इज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, बराबर ना, यानी जो सेकेंड न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज
यानी जो लोकल लैंग्वेज जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो वहां पे अगर आपका कोई लोकल लैंग्वेज का अखबार है, न्यूज़पेपर है, तो आपको उसके अंदर इशू करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट, यस और नो, पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगा। नेक्स्ट आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ मनी। जो आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा लिया है ना, आप दूसरे कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल्स करने में नहीं लगा सकते, याद रहेगा ये। दूसरे कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल्स करने में आप यूज नहीं कर सकते, तो ये आपके ऊपर क्या रहेगा, एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा। प्रोसीजर फॉर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ऐसे शेयर होल्डर जो मेरे से खुश नहीं है, बराबर ना। तो इसका मैं आपको नॉर्मल एक कॉमन सेंस वाला एग्जांपल देते हैं। जैसे सी अब में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। तो हम लोगों ने अनाउंस किया कि जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक जगह घूमने जाएंगे, बराबर। सपोज मैं नाम लेता हूँ कि वाटर किंगडम करके हम वहां पे घूमने जाएंगे। तो सब लोगों ने सर 100 के 100 लोगों ने 1000 रुपया पे कर लिया और हमारे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, बराबर। अभी सर हुआ ये कि ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन रहेगा, वो हिसाब से सर वाटर किंगडम हम जा नहीं पाए, तो हमने कुछ दूसरा नाम ले लिया कि हम लोग यहाँ पे घूमने चले जाएंगे। तो वहां पे 10 लोग ऐसे थे जिनको वहां पे घूमने से प्रॉब्लम था। क्या था, वहां से घूमने से प्रॉब्लम था, क्योंकि पहला जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस यूज हुआ था ना, पहला ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस जो इशू हुआ था ना, तो वो टाइम पे सब लोग एकदम खुश थे कि हाँ चलो ये प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी एकदम ग्रोथ में जाएगी और हम लोगों को भी फायदा होगा। बट जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गए ना, तो वो रीजन से 10 लोग खुश नहीं थे, बराबर। तो अभी वो मेरे पास आएंगे कि सर आपने ये डिसीजन चेंज किया और हम लोग इससे खुश नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या उनका पैसा हम लोग हजम कर जाएंगे, नहीं ना। उनका पैसा हमको वापस उनको रिफंड देना पड़ेगा और उनके लिए अपने को प्यार से डोर ओपन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा सर जी आप जा सकते हो, बराबर ना, आप यहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो चेंज इन प्रोस्पेक्टस से खुश नहीं है, बराबर ना, तो उन्होंने क्या बोला, सच शेयर होल्डर शेल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर, बराबर ना, निकलो यहां से, बराबर ना, यस, बाय प्रमोटर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, यस और नो। तो आपको सर क्या उनको बोलना पड़ेगा, विथ प्रेम बोलना पड़ेगा, विथ लव बोलना पड़ेगा कि आप सर यहाँ से जा सकते हो, आप यहाँ से जा सकते हो, यस और नो। चलिए फिर, तो ये आपका कौन सा था सर, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स, बराबर। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, सेक्शन 29 सिक्योरिटीज पब्लिक ऑफर इन डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये एग्जाम के लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको खाली क्या करना है, रीड ओनली, क्या करना है, रीड ओनली। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो ही नहीं, एक बार रीड करना है, ठीक है। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म क्या होता है कि पहले शेयर्स आपके फिजिकल फॉर्म में रहते थे, अब भी वो फिजिकल फॉर्म को हटा के क्या कर दिया है कि हर एक शेयर्स क्या होने चाहिए, डीमेट फॉर्म, यानी इन शॉर्ट मैं बोलूं तो ई फॉर्म, बराबर ना। ऑनलाइन आपके शेयर्स स्टोर होंगे, ऑनलाइन आप बेच सकते हो, ऑनलाइन आप उसको परचेज कर सकते हो, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला कि एवरी कंपनी हु इनवाइट पब्लिक ऑफर, जो पब्लिक से पैसा मंगाती है, कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी, बराबर ना, शैल इशू सिक्योरिटीज इन डीमेट फॉर्म, बराबर ना, वो डीमेट फॉर्म में ही शेयर्स इशू करेगी, यस और नो। और उसको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को फॉलो करना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक रूल निकाला, रूल 9 है, जो किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, किसके लिए, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, डीमेट फॉर्म शैल बी सिक्योरिटीज इशूड इन डीमेट फॉर्म, यानी वो भी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां भी रहेगी वो डीमेट फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू करेगी। शैल बी डीमेटेलाइज, बराबर ना, क्या हो जाएगी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, या यानी सपोज कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर जो फिजिकल फॉर्म में है, उनको भी उनको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स डायरेक्टर्स केएमबी, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपना एक कंपनी है दर्शन गोल्ड लिमिटेड, तो उसमें मैं क्या हूँ, डायरेक्टर, क्या हूँ, डायरेक्टर, और मेरे पास 1000 शेयर्स पड़े हुए जो फिजिकल फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। अभी कंपनी आगे क्या इशू कर रही है, बोनस शेयर्स, क्या इशू कर रही है, बोनस शेयर। तो कंपनी बोनस शेयर्स इशू करने से पहले मेरे पास जो 1000 शेयर्स पड़े हैं ना, इनको भी मेरे को डीमेट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स डायरेक्टर्स की मैनेजर पर्सन shall be in dematerialized form before any offer of securities buyback rights as bonus shares of company, बराबर ना। तो उनको जब भी कंपनी नेक्स्ट ऑफर दे रही है, तो उससे पहले इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कंपनी नेक्स्ट शेयर्स ऑफर कर रही है, तो जो भी शेयर्स है वो डीमेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। रूल 9 शैल नॉट अप्लाई टू एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच इज निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और होली ओन सब्सिडी, बराबर ना। तो इनके लिए कोई भी डीमेटेलाइज के फॉर्म रूल 9 एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये सुनो, रूल 9 एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सुनना अभी।
नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इररेगुलर अलॉटमेंट। सर व्हाट इज मीन बाय द इररेगुलर अलॉटमेंट? ठीक है, सुनना, यानी ऐसा अलॉटमेंट जो आपने शेयर्स अलॉट तो कर दिए बट वो शेयर्स रेगुलर अलॉट नहीं हुआ, यानी उसको अपन क्या बोलेंगे, इररेगुलर अलॉटमेंट। यानी आपने कुछ न कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है, यस और नो, कुछ न कुछ आपने गलत चीज वहां पे की हुई है। पहला केस, 4 केस है, उसमें से केस नंबर 1, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 23 बराबर ना, यस। सर आपने पब्लिक से पैसा ले लिया, आपने पब्लिक से पैसा ले लिया बट आपने सर प्रोस्पेक्टस तो इशू किया ही नहीं है, तो ये आपका कौन सा केस हो जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट नंबर 1। तो इन केस पनिशमेंट मिलेगा, यस, एवरी सॉरी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी फाइन अप टू 10,000, कितना फाइन लगेगा, 10,000, एंड इफ कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू ₹1,000 फॉर एवरी डे विच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू, बराबर ना, यस। फिर नेक्स्ट आते हैं इररेगुलर अलॉटमेंट नंबर 2। उसके लिए वो क्या बोल रहा है कि सर प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय कंपनी इज मिसलीडिंग और डज नॉट कंटेन मैटर्स ऑफ सेक्शन 26। सर या तो प्रोस्पेक्टस क्या मिसलीडिंग है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और है और प्रोस्पेक्टस में फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और बता गया है, या फिर कंपनी ने सेक्शन 26 ऑलवेज टॉक्स अबाउट कंटेंट लीगल रूल्स, तो वो कंपनी ने फॉलो नहीं किया, बराबर। तो इन दैट केस सर क्या होगा आपका, वो क्या बन जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट। यानी आपने ये सब के बावजूद शेयर्स अलॉट किया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इररेगुलर अलॉटमेंट। प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड टू पब्लिक विदाउट फर्स्ट डिलीवरिंग टू रजिस्ट्रार। आपने सर पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दे दिया है बट रजिस्ट्रार बेचारा वेट ही कर रहा है कि भाई ये कंपनी अपने को प्रोस्पेक्टस ला के देगी, तो इन केस अगर आपने ऐसा करके कुछ अलॉटमेंट किया है तो वो भी क्या बन जाएगा आपका, इररेगुलर अलॉटमेंट। क्या बन जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट। फिर से पनिशमेंट है, यस बिल्कुल है, कंपनी के लिए मिनिमम 50, मैक्सिमम कितना, 3 लाख, एवरी पर्सन 3 साल का जेल, मिनिमम 50 मैक्सिमम 3 लाख, यार दोनों हो सकता है, यस और नो। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इररेगुलर अलॉटमेंट नंबर 3। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बट सिक्योरिटीज अलॉटेड बाय द कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 39। तो वो क्या बोल रहा है कि सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला ही नहीं है। मालूम है अपने पढ़ा था कि इन केस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनीज एक्ट के हिसाब से जितना आपने अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि इतना अमाउंट कंपनी को आएगा तभी कंपनी शेयर इशू करेगी, और सेबी क्या बोलता है 90% ऑफ इशूड, बराबर ना, जितना आपने कैपिटल इशू किया है उसका 90% आपको अमाउंट आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि सर कंपनी ने 10,000 शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए थे, 10,000 शेयर्स, उसमें से कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया, 8,000 शेयर्स, कितने का आया, 8,000 शेयर्स, यस। तो सर एज पर सेबी कितना आना चाहिए, 90%, यानी 9,000 आना चाहिए। अगर आपको ये अमाउंट नहीं आता है तो आपको जो भी पैसा मिला है, तो अपने को कितना मिला, 8,000 का मिला है ना, तो वो क्या करना पड़ता है, रिफंड। क्या करना पड़ता है, रिफंड। मैंने क्या किया सर, मैंने रिफंड किया ही नहीं, मैंने उनको रिफंड नहीं किया। तो जब मैंने उनको रिफंड नहीं किया है तो सर मैंने उनको शेयर्स क्या कर लिए, अलॉट, क्या कर लिए, शेयर्स उसको अलॉट कर दिए। तो ये जो अलॉटमेंट रहेगा ना, ये तुम्हारा कौन सा बन जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट। क्या बन जाएगा आपका, इररेगुलर अलॉटमेंट, यस और नो, समझाइए। द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन मनी अमाउंट लेस देन 5%। अपन ने आगे ऑलरेडी सेक्शन 39 में पढ़ा था कि एप्लीकेशन अमाउंट आपका एटलीस्ट 5% तो होना ही चाहिए। तो अगर आपने कोई ऐसा कॉल किया है जहां पे एप्लीकेशन अमाउंट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम है, या फिर सेबी के हिसाब से 25% ऑफ इशू प्राइस से कम है, तो वो आपका अलॉटमेंट क्या माना जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट। क्या माना जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट, यस और नो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंने कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू था 100, कितना था 100, तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि आपका एप्लीकेशन अमाउंट 5% तो होना ही चाहिए, यानी ₹5 तो होना ही चाहिए। बट मैंने पब्लिक से एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मंगवाया, ₹4, कितना मंगवाया, ₹4। क्या ₹4 ₹5 से कम है, ज्यादा कम है ना, तो उसके लिए आपका जो भी अलॉटमेंट रहेगा वो क्या बन जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट। क्या बन जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, या फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट फाइल विद द रजिस्ट्रार। आपने पूरा अलॉटमेंट का डिटेल रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, इसको भी इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट 1,000 और पर डे और 1 लाख विच एवर इज लोअर, यस और नो। उसके बाद में इरेगुलर अलॉटमेंट नंबर 4, इरेगुलर अलॉटमेंट नंबर 4, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम एनी स्टॉक एक्सचेंज, बराबर ना। सर जब भी आप पब्लिक से कोई भी शेयर मंगा रहे हो ना, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ता है, लिस्टेड करवाना पड़ता है। एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपना शेयर्स लिस्टेड करवाना पड़ता है।
तो अगर आपने लिस्टेड नहीं करवाया तो जो भी अलॉट हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इरेगुलर अलॉटमेंट। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन आर नॉट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, जो पैसा मेरे को मिला था ना वो मेरे को सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल बैंक में रखना पड़ता है, बट मैंने वहां पे नहीं रखा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इरेगुलर अलॉटमेंट। क्या हो जाएगा आपका इरेगुलर अलॉटमेंट। तो कंपनी के लिए क्या बोला है, कितना फाइन है, 5 लाख और 50 लाख। एवरी डिफॉल्ट ऑफिसर के लिए 1 ईयर का जेल हो सकता है। मिनिमम कितना, 50, मैक्सिमम 3 लाख या दोनों उसको हो सकता है, यस और नो। तो आपको एग्जाम में कैसे आता है कि सपोज एक कंपनी है, कंपनी ने क्या किया है कि सर सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल बैंक में नहीं रखा है पैसा, तो क्या ये इरेगुलर अलॉटमेंट का एग्जाम्पल है ना? आंसर इज यस, बराबर ना। तो अपने को पूरा लिखना पड़ेगा, विद पेनल्टी भी लिखना पड़ेगा। और वो ऐसा ही बोल सकता है कि डिस्क्राइब इरेगुलर अलॉटमेंट्स एग्जांपल्स, बराबर ना, यस। तो अपने को चारों के चारों केस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि देयर आर 4 केसेस जहाँ पे इरेगुलर अलॉटमेंट हो सकता है, यस और नो। तो ये आपको एग्जाम में आया हुआ है, बट बहुत सिंपल वे में आया हुआ है, ठीक है। ये आपका प्रोस्पेक्टस का चैप्टर खत्म करता है, ठीक है। तो अभी आपको ये करना है कि हर रोज आप बहुत हैंड जो भी हैंड रिटन नोट्स है बहुत प्रॉपर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे छुटा हुआ नहीं है, देयर इज नो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या मिस स्टेटमेंट, बराबर ना, जो भी है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो ये आपको रेगुलर एक रिवाइज करना, और बिलीव में 15-20 मिनट में अच्छे से रिवाइज हो सकता है। तो अगर आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे तो मे बी ये आपका बाय हार्ट हो जाएगा, और आपको रेगुलर रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर 7 दिन में एक बार वापस इसको गो थ्रू हो जाओ तो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, और आपको 7 से 8 मार्क तो अच्छे से मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है जहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही अपने को समझ में आ जाएगा। मैंने हैंड रिटन नोट्स में क्या किया है कि सर मैंने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया था, कौन से अटेम्प्ट में आया था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर ये क्वेश्चन आपका ये अटेम्प्ट में आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, वो अटेम्प्ट में जाके उसके सजेस्टेड आंसर एक बार देख लो, तो आपको ऑटोमेटिक सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बराबर। तो ये अभी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको वही टाइम पे मालूम पड़ जाएगा। अगर उसको डिले कर दिया तो मे बी वो डिले किया हुआ काम कभी होने वाला नहीं है। तो आप जैसे ही ये चैप्टर पूरा यूट्यूब से देख लेते हो, उसके बाद में वही टाइम पे आप जाओ और वही टाइम पे आप सजेस्टेड आंसर देख लो, यस और नो, बराबर। तो अगेन ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपन कोई नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।